हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन तो उसमें बहुत सारे हैं, 4-5 है, लेकिन आज हम पहला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, वो है एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के कारण इंटेंसिटी को फाइंड करना है इस एप्लीकेशन में। रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लाइन से अब आपको वीडियो मिलने वाला है, ताकि आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। देखते हैं हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 21, जिसमें हम इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर करंट इंटेंसिटी को फाइंड करने वाले हैं। इसे समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर फटाफट उसे देख सकते हैं। सो बिना देरी शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हम करने वाले हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो चार्ज है उसके कारण इंटेंसिटी की गणना। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं, आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आप डायग्राम बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिख रहा है, इससे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, जो इसकी इक्वली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इस पर प्लस चार्ज दे दिया है, तो प्लस चार्ज देने के कारण क्या होगा, उससे निश्चित डिस्टेंस में हमें इंटेंसिटी निकालना होगी। तो हम इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, इस पर हमें इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है। अब आर डिस्टेंस पे हमने पी पॉइंट ले लिया, और ये है लॉन्ग वायर, स्ट्रेट वायर, और इस पर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा है। जो हमने चार्ज दिया उसकी डेंसिटी कितनी लेमड़ा है। तो हमने क्या समझ में आया, हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिस पर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा है, और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, जहाँ पर इस चार्ज के कारण हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है। अब आप जानते हैं कि इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस नहीं है, पर डायग्राम में बना हुआ दिख रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक एल लेंथ का, ये देखिए एल लेंथ यहाँ बना हुआ है, एल लेंथ का और आर रेडियस का एक सिलेंडर को इमेजिन करते हैं। देखिए सिलेंडर इमेजिन किया, और ये सिलेंडर वायर के आसपास है, इसलिए हमारे लिए गॉसियन सरफेस का वर्क करेगा। अब यहाँ पर एक नई बात आपको देखने को मिल रही है कि जो सिलेंडर हमने बनाया है उसकी 3 सरफेसेस है। देखो, एक तो टॉप है, एक बॉटम है, 2 सरफेस तो ये है, और एक उसका कर्व्ड सरफेस, 3 सरफेस, और तीनों से फ्लक्स निकलने वाले हैं। लेकिन जो बॉटम और टॉप है उससे निकलने वाले फ्लक्स का कैलकुलेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि वो एंगल बना रही है 90 डिग्री और फील्ड के साथ, और जो कट सरफेस से है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो कट सरफेस है उसको DS1 एरिया बताया गया है, और DS2 और DS3 एरिया जो है बॉटम और टॉप और बॉटम को बता दिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 3 सरफेस S1, S2, S3 बन रहा है हमारे पास, और इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक छोटा DS एरिया लिया है। सो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमारे पास 3 सरफेसेस है, एक S1 है, एक S2 है, S3। S1, S2 और S3 जो है टॉप और बॉटम सरफेस है, जहाँ से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। लेकिन S1 से हमें फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि वहाँ उस पर हमने DS1 एरिया लिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो इसमें अपन एक बार पढ़ के देख लेते हैं। अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच हैज़ चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी इज लेमड़ा। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसको हमने चार्ज किया है प्लस क्यू, और उस पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लेमड़ा है। वी टेक लेंथ ऑफ एल वायर फ्रॉम वायर आर एट डिस्टेंस एट वी पॉइंट पी। देखिए, वी टेक लेंथ ऑफ वायर एल, हमारे पास एल लेंथ का एक वायर है जिससे आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट पी लिया है, वेयर वी हैव टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज, और वहाँ पर ही हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है। फॉर दैट वी नीड गॉसियन सरफेस, जिसके लिए हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत होती है, ऑफ एल लेंथ एंड आर रेडियस एस सिलेंडर, इसलिए हमने एक एल लेंथ का और आर रेडियस का उस पर क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया है। दिस सिलेंडर हैज कट सरफेस S1, S2 एंड S3 अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ओनली फ्रॉम S1 एरिया। और मैंने आपको बता दिया कि S2 और S3 से जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा, लेकिन S1 से हमें फ्लक्स मिल जाएगा, तो हम उस फ्लक्स को निकालेंगे। अब मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि क्या है फ्लक्स। टोटल अपन फ्लक्स देखें, डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा, EDS cos थीटा। लेकिन हम यदि टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स हमारा होगा फाई ई, और फाई ई क्या होगा, S1 सरफेस से निकलने वाले एंगल प्लस S2 सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स, और साथ में S3 सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स, इन सब के टोटल के बराबर होगा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्लक्स हमें कहाँ से मिलने वाला है, सिर्फ S1 से। तो S1 पर एंगल क्या है, थीटा 0 है, जबकि S2 और S3 पर, देखिए यहाँ बता दूं कि S1 पे जो थीटा है वो हमारा 0 है, जबकि S2 और S3 से हमारा एंगल कितना है, 90 है, क्योंकि आपको पता है ये जो पैरेलल दिख रहा है उसमें नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जो
परपेंडिकुलर दिख रहा है वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि फाई ई हमने वैसे लिखा और DS1 भी वैसे लिखा, एंगल की वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ cos 0 डिग्री प्लस यहाँ हम वैल्यू रख देंगे ES2 EDS2 cos 90 प्लस टोटल सरफेस S3 EDS3 cos 90 डिग्री। अब मैं आपको सबको क्लियर कर दूं कि cos 90 जो होता है वो 0 होता है, जबकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं तो फाई ई हमें मिलेगा, ये S1 के लिए है, S1 EDS1 इंटू 1 और ये जो होगा S2 EDS2 इंटू 0 प्लस EDS3, ये जो होगा हमारा, ये भी क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ से हम देखें तो ये दोनों टर्म्स तो 0 हो रही है, कौन सी, ये दोनों टर्म क्या हो रही है, आपस में 0 हो रही है। अब हमारे पास केवल एक ही टर्म बच रहा है तो वो हम ले लेते हैं। तो फाई ई इक्वल टू EDS1, ये हमारा टर्म हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फाई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब DS1 वो एरिया है जहाँ से निकल रहा है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि टॉप और बॉटम से नहीं निकल रहा है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस से निकल रहा है। तो DS1 क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस बनेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि DS1 जो है हमारा, DS1 जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, DS1 2πRH। लेकिन डायग्राम में आप देखिए, ये डायग्राम में यहाँ हम देखते हैं कि जो H है वो क्या है, L है। H की वैल्यू कितनी है, L है, क्योंकि हमने L लेंथ का सिलेंडर लिया है तो हम यहाँ H की जगह क्या रख देंगे, L रख देंगे। देखिए यहाँ पर हम H इक्वल टू क्या रख देंगे, L। तो क्या हो जाएगा, DS1 की वैल्यू हो जाएगी 2πRL। बस ये वैल्यू हमें DS1 की पुट कर देना है यहाँ पर, ताकि ये देखिए फाई ई और ई को बाहर ले लिया हमने और सिग्मा DS1 को वैसे लिखा। तो सिग्मा DS1 जो होगा हमारा ये टोटल के लिए वो 2πRL है। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू 2πRL। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ध्यान ये रहे, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि जब भी एप्लीकेशन की बात करें हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की, तो हमेशा 2 इक्वेशन बनाई जाती है। एक इक्वेशन बनती है ई से, यानी फाई ई जो होता है उसके द्वारा हमारा जो फील्ड होता है उससे निकालते हैं फाई की, यानी फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई इक्वल टू EDS cos थीटा से पहला इक्वेशन निकलता है। और दूसरा इक्वेशन हमेशा गॉसियन सरफेस से निकलता है, क्योंकि हम गॉस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस हमारे गॉस थ्योरम को जो है रिप्रेजेंट करती है, तो हम उसकी जो इक्वेशन है वो कहाँ से लेंगे, गॉस से। अब यहाँ पे हम उसी बात को मैं मेंशन कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 हमने निकाल ली है। सिंस सिलेंडर इज वर्किंग एज ए गॉसियन सरफेस, वो गॉसियन सरफेस की तरह वर्क कर रहा है। और जब भी ध्यान देना गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा, गॉस थ्योरम लग जाएगा। सो हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारे पास हमेशा फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हमेशा हमारा सेकंड इक्वेशन रहेगा सभी एप्लीकेशंस में। तो ये पहला एप्लीकेशन बताया। एक बार फिर स्ट्रेटेजी सुन लीजिए कि कोई भी एप्लीकेशन हम जब करते हैं गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, तो उसमें 2 इक्वेशन बनती है। एक फाई ई इक्वल टू EDS cos थीटा वाली इक्वेशन से बनती है पहली इक्वेशन, और दूसरी हमेशा बनती है गॉस थ्योरम से। इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड फाई देखो कॉमन है। देखिए यहाँ बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए फाई ई इधर भी है और फाई ई इसमें भी है। तो इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास क्या सिमिलरिटी है, दोनों की LHS सेम है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं उनको। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखिए इसकी RHS है E इंटू 2πRL, तो E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि हम क्या निकालने वाले हैं, हमें इंटेंसिटी चाहिए। तो इंटेंसिटी हमें दिखाई दे रही, ये रही। इस इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो होगा ये सब अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ E की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये चला गया अपॉन में Q इक्वल टू 2πRL एप्सिलॉन 0। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख लेते हैं। सो E इक्वल टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 को एक साथ ले लो,
और Q अपॉन आर एल वैसे रख लिया हमने। अब यहाँ मैंने आपसे शुरू में एक बात की थी कि इस इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है, लेमड़ा है। तो यहाँ हम इस बात को ध्यान रखें कि क्या कह रहे हैं हम, देखिए चार्ज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। ये हमें पता है कि चार्ज कितना है हमारे पास, Q है, चार्ज डेंसिटी लेमड़ा है, और लेंथ कितनी है, L, क्योंकि L ही हमारा गॉसियन सरफेस की लेंथ है जो सिलेंडर की हाइट है। तो वहाँ लेमड़ा इंटू L, तो Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम। तो देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ Q। अब Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो E इक्वल टू 1/2πε0, और Q की वैल्यू हमने रख दी लेमड़ा L अपॉन आर एल। वैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि L से L कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया, हमें बच गया E इक्वल टू 1/2πε0 लेमड़ा अपॉन आर। और यही हमारा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था, यही इंटेंसिटी की वैल्यू है इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक विद्यार्थी समझ लेते हैं कि ये पूरा हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे भी मार्क्स कटने की एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास। डेरिवेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इंटेंसिटी हम निकाल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या चीज़ है जो हमारी छूट रही है। तो छूट नहीं रही है, असल में हमारे पास फैक्टर है यहाँ पे। वो फैक्टर कौन कौन से, देखिए E है, लेमड़ा है और R है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम बता देते हैं। तो देखिए इस फार्मूले से हम देख रहे हैं कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा, यानी इंटेंसिटी जो होती है चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनेट होती है। तो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, कि जो इंटेंसिटी होती है वो जो हमने रेडियस ली थी सिलेंडर की, उस रेडियस है ना वो लेंथ जो किसके बीच में, चार्ज कंडक्टर और पॉइंट P के बीच की लेंथ है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। वो जितनी कम होगी तो सिलेंडर की जितनी कम रेडियस होगी, सिलेंडर की वॉल और जो है चार्ज कंडक्टर बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, जिससे इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी। तो ये जितने पास पास होगा उतनी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब क्या है, हमें ये पता है कि ये इस तरह से दो स्टेटमेंट लिखना चाहिए कि E है ना इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये दो स्टेटमेंट डाल देंगे तो ये कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये जो है डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, पूरी तरीके से सिंपल है और प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बस फिर एक बात और रिवाइज कर देता हूँ कि वो स्ट्रेटेजी याद रखिए कि पहली इक्वेशन फाई इक्वल टू EDS cos थीटा से और दूसरी इक्वेशन गॉस थ्योरम से बनती है और दोनों को कंपेयर करने से आंसर आ जाता है। ये सिंपल थ्योरी इस पर याद रखिए, ये डायग्राम भी था, सब कुछ मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। तो प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि जितना आप इसको रिवाइज करेंगे उतना प्रिसाइसनेस आपके अंदर आता रहेगा और आप परफेक्टली कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।